हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में और हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर तक जो है हम लोगों ने देखा था कि जो जजेस की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, 3 सर्कमस्टांसेस में हमने देखा था उसको, एक्टिंग जजेस, एड हॉक जजेस एंड रिटायर्ड जजेस। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया था ना अच्छे से? अब हम लोग जानते हैं सीट एंड प्रोसीजर के बारे में। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट का मतलब क्या है? मेजरली सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, लोकेटेड कहाँ पर है ना? इजी सा टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी इजी सी एनालिसिस है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिक्लेयर कर रखा है कि जो दिल्ली है इट इज़ द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट इसके साथ साथ संविधान ये भी ऑथराइज करता है कि कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में से, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करा जाएगा, टू अपॉइंट अदर प्लेस और प्लेसेस एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि देख रहे हो ये पावर किसके पास है? अभी दिल्ली है, जैसे कोई भी एक जगह का नाम लो, कोई भी एक जगह का नाम लो, हैं? अरे हिंदुस्तान की किसी भी एक जगह का नाम लो दिल्ली के अलावा, भगवान। बस वहीं मरना तो हमेशा। पंजाब, बात तो सही है। मैं अभी फिर उसके बाद हमेशा एग्जांपल में दिल्ली के अलावा फिर एमपी में ही मरता हूँ मैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संविधान ने, ठाकुराइन ये पावर दे रखी है श्रेया। वैसे तो दिल्ली है सीट सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन एक अथॉरिटी दे रखी है कि सुप्रीम कोर्ट में से जो भी सीजीआई होंगे वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी जगह को। वो पंजाब को अपॉइंट कर सकते हैं एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पंजाब के साथ साथ अगर मान लो 2-4 जगह का और नाम लो, एमपी एंड ठाकुराइन तुम्हारा भी है ना, क्या ले लूँ? हिमाचल, ठीक है ले लिया, ठीक है। तो एक प्लेस नहीं, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक से ज़्यादा प्लेस है ना, तो ये देखो वर्ड देखो, टू अपॉइंट अदर प्लेस या नंबर ऑफ प्लेसेस एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ जब अथॉरिटी है तो होनी चाहिए ना। ये हम पढ़ भी रहे थे ना कि हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में, जैसे मध्य प्रदेश को देख लो, जबलपुर हाई कोर्ट इज़ द मेन सीट और उसकी 2 बेंचेज है, ग्वालियर और इंदौर। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए। बंदा जिसके मतलब जिसको सुप्रीम कोर्ट आना है या कुछ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कुछ भी केस वगैरह फाइल करना है, वो बेचारा कन्याकुमारी रह रहा है, दिल्ली तक आना पड़ेगा उसको, है ना? अब सीजीआई ये जो डिसीजन है ये ले सकते हैं ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। देख रहे हो यहाँ पर कंसल्टेशन और वो सब नहीं है, वर्ड बहुत मैटर करते हैं। ओनली विद द परमिशन एंड अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये जो प्रोविजन है ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अब आप कहोगे कौन सी वाली की बात कर रहे हैं, अप्रूवल वाली? क्या ये कि सीट बनाना, दूसरी जगह को डिक्लेयर करना दैट दिस विल वर्क एट द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा, या फिर दिल्ली को छोड़ दो किसी और को सीट बना दो, या फिर 4-5 जगह को सीट बना दो सुप्रीम कोर्ट की। ये सब कुछ सीजीआई के कंटेक्स्ट में उसकी जो अथॉरिटीज़ को मिल रखी है, संविधान ने जो उसको ऑथराइज कर रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शनल चीज़ है। इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी। अगर होता तो अभी तक कर क्या होता? अच्छा, ऐसा कोई सीजीआई रहा है जिसने ऐसी कोई सीट डिक्लेयर करी हो कभी? नहीं ना, एक ही जगह है। दिस मीन्स दैट नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन ईदर टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी ना देनी होता है प्रेसिडेंट, तो बल्कि क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल। नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन ईदर टू द प्रेसिडेंट और टू द चीफ जस्टिस कि आप अपॉइंट करो किसी भी अदर जगह को एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। समझ गए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी है, उसने बोला सीजीआई को कि तुम अपॉइंट करो ही करो, या फिर सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दी कि किसी भी एक जगह को सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करो।
कोई भी ऐसी डायरेक्शन इशू नहीं करी जा सकती। ये दिस पावर रेस्ट ओनली विद द CGI, लेकिन अप्रूवल किसकी चाहिए पड़ेगी? राष्ट्रपति की। कोई भी न्यायालय प्रेशराइज नहीं कर सकता CGI को कि तुम ऐसा करो। कोई भी न्यायालय प्लस CGI मिलकर राष्ट्रपति को मजबूर नहीं बना सकते इस चीज़ के लिए, तुम्हें मंजूरी देनी ही पड़ेगी। और जहाँ पर वर्ड अप्रूवल की आती है तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको ज़बरदस्ती आपसे वो वाला काम करवाया जाए, है ना? इतना समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब प्रोसीजर क्या होता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट जो है, इट कैन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। कुल मिलाकर जैसे पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा था ना, कंफ्यूज मत होना इस टॉपिक के अंदर, लोकसभा के कुछ रूल्स होते हैं, राज्यसभा के कुछ रूल्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी तो एक यार प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करती हुई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक अथॉरिटी है, अपने आप को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोसीजर की बुक, रूल्स की बुक तो होती होगी ना। बस ये सिंपल से वही कह रहा है कि अपने आप को रेगुलेट करने के लिए प्रेसिडेंट की मंजूरी के साथ सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से खुद को जर्नली प्रैक्टिस में लाना चाहता है, उसके क्या क्या प्रोसीजर होंगे, रूल क्या होंगे, फंक्शनिंग क्या होगी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं और जो रेफरेंसेस होते हैं मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143, ठीक है, याद है ना ये वाली चीज़ कि जब प्रेसिडेंट को कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है कि वो फंस जाते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कि उनको हेल्प चाहिए पड़ती है कि कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या रेफरेंसेस जो कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर करी होती है अंडर आर्टिकल 143, इसको एक ऐसी बेंच डिसाइड करती है जिसके अंदर एटलीस्ट 5 जज तो होनी चाहिए। ये एक रूल है, एटलीस्ट 5 होने चाहिए, मिनिमम 5 होने चाहिए। कोई भी एक ऐसा संवैधानिक मुद्दा या कोई भी रेफरेंस जो कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि आप मुझे क्या इस पे अपना ओपिनियन बता सकते हैं, तो द ओपिनियन विच विल बी गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द राष्ट्रपति, वो एक जज का, 2 जज का, सिर्फ CGI का, CGI प्लस 2 जजेस का ऐसा नहीं होगा। मिनिमम वहाँ पर 5 जजेस बैठनी चाहिए उस बेंच के अंदर कि राष्ट्रपति जी ने ऐसा कुछ पूछा है या इस कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे को हाईलाइट करा है, हमें अब उनको ये ओपिनियन देना है। हम 5 मिनिमम लोग मिलकर एक उनको एडवाइस जो है या ओपिनियन जो है वो अपना देंगे। अब ये वाली बात होती है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। एंड ऑल अदर केसेस आर डिसाइडेड बाय सिंगल जजेस एंड डिवीजन बेंचेस। ये हमने किसके केस में पढ़ा, या प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा। और बाकी जो केसेस होते हैं वो सिंगल जजेस भी डिसाइड कर सकते हैं अलग अलग, या फिर डिवीजन बेंचेस भी डिसाइड कर सकती हैं। डिवीजन बेंचेस इन द सेंस मतलब यहाँ पर वैसे तो हाई कोर्ट के केस में अगर ये आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे, जबलपुर हाई कोर्ट जो है उसका डिसीजन भी उतना ही मायने मतलब उसके भी उतने ही मायने हैं जितने ग्वालियर और इंदौर अगर कुछ होते हैं, क्योंकि वो उसकी डिवीजन बेंचेस हैं, ठीक है। जो जजमेंट्स हैं दे आर डिलीवर्ड बाय द ओपन कोर्ट, यानी कि इसका मतलब क्या, ओपन कोर्ट का मतलब ये होता है कोई भी ना जजमेंट जो होगी वो छुपाई नहीं जाएगी जनता से। सारी जजमेंट जो डिलीवर होती हैं वहाँ पर जाके ऑन द स्पॉट, भले ही लाइव जाकर खड़े ना हो सको या लाइव रिकॉर्डिंग ना दे सको, आपको ये तो पता लग जाता था किस केस के अंदर जज ने क्या टिप्पणी करी है। ये चीज़ है। ऑल जजमेंट्स आर बाय मेजॉरिटी वोट, लेकिन अगर नंबर ऑफ जजेस के वोट डिफर करते हैं देन जजेस कैन गिव डिसेंटिंग जजमेंट्स और ओपिनियन ऑल्सो। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये बोलता है, एक जज को बेसिकली उसने पावर दे रखी है डैट यू आर फ्री। अगर एक मान लो कि 35 जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट के, 35 जज में से अगर 34 जज एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर यस बोल रहे हैं, तो ऐसा ना हो जो एक जज है वो हर्ड मेंटेलिटी और शीप मेंटेलिटी के पीछे जाते जाते वो भी हाँ में हाँ मिला दे। अगर
वो नहीं सहमत है किसी एक जजमेंट और ओपिनियन से बाकी जजेस की, तो वो अपना एक डिसेंटिंग जजमेंट या ओपिनियन दे सकता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, आप जैसे अखबारों में पढ़ोगे ना कि इस मुद्दे पर ये जजमेंट आई वो आई, तो उसमें लिखा रहता है 5:3 के रेशियो में आई, यानी कि 5 जो थे वो फेवर में थे और जो 3 थे वो डिसफेवर में थे। और अगर कोई जजमेंट ऐसी आई हो 1:3 या 1:2 वो, यानी कि डिसेंटिंग वाले ज़्यादा है, तो फिर वो चीज़ ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो अच्छे से लागू होने लायक होती नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर द कोर क्या कहते हैं जुडिशरी, है ना श्रेया ठाकुराइन, जुडिशरी में सबसे टॉप पे यही है। फिर तो अगर इसमें से किसी एक मुद्दे पर जो एक बेंच बनी है, इनकी बेंच समझ गए ना, नंबर ऑफ जजेस किसी भी केस के अंदर हो, जैसे केशवानंद भारती केस के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा रहे हैं, है ना, एक ही बार में। अगर वहाँ पर मेजॉरिटी किसी भी मुद्दे के अंदर जो जजेस हैं उनका डिसेंटिंग ओपिनियन रहता है और या फिर डिसेंटिंग जजमेंट रहती है कि वो नो करते हैं, तो वो चीज़ फिर कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है बताओ ज़रा, जब मेजॉरिटी ऑफ द जजेस क्या कह रहे हैं, वी आर अगेंस्ट दैट। समझ गए ना? डिवीजन बेंचेस, जैसे मैं ये बेसिकली ये कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऑल अदर केसेस आर डिसाइडेड बाय सिंगल जजेस एंड डिवीजन बेंचेस। सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली जो ये जजेस होते हैं, कभी कभार किसी केस के अंदर एक सिंगल जज भी जजमेंट दे देता है, वो भी बरकरार होती है, वैलिड होती है। यानी कि जो मैं आपको बेंचेस वाली बात बता रहा हूँ, डिवीजन बेंचेस, मैंने अभी आपको क्या बोला, सबसे बड़ी बेंच आज तक जो बनी थी, जो डिवीजन बेंच बनी थी, वो केशवानंद भारती केस के अंदर बनी थी। इसका मतलब ये होता है किसी भी केस के अंदर इट इज़ नॉट कंपलसरी, ये किसी भी तरीके से अनिवार्य नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि अगर अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ 35 जजेस की है सुप्रीम कोर्ट की, तो 35 की 35 ही बैठेंगे हर मुद्दे को सुनने के लिए। एक पर्सन भी बैठ सकता है, या नंबर ऑफ डिवीजन बेंचेस के अंदर जितने भी हों। जैसे अब ये देखो ना, जब प्रेसिडेंट मुद्दा कोई भी रेफर करता है तो संविधान ने यहाँ पर तो फिक्स कर रखा है कि मिनिमम 5 जजेस से मिलाकर एक बेंच बनेगी। बेंच मतलब होता है हाउ मैनी जजेस आर देयर टू डिसाइड अ पर्टिकुलर इशू या टू डिलीवर देयर जजमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इशू। अब यहाँ पर 35 के 35 नहीं बैठते हर एक मुद्दे के अंदर, एक जज भी बैठता है कभी कभार, वो सिंगल सीजीआई भी हो सकता है, वो एक अदर जज भी हो सकता है। कभी कभार तीन जजेस भी बैठ जाते हैं, 2 भी, 13 भी, 15 भी। वैसे इतना बड़ा हुआ नहीं आज तक, सबसे बड़ा जो था वो केशवानंद भारती केस के अंदर जो जजेस थे वो बैठे थे। अब एक कोर्ट के ऊपर होता है कि कितना बड़ा कैसा मुद्दा एंड वहाँ पर कितनी बेंचेस बैठनी है। जैसे एक और बड़ा मुद्दा जो था देश में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस जो थी, जो बेंच थी वो बैठी, एंड इट वाज कंपोज्ड ऑफ अ गुड नंबर ऑफ जजेस। केशवानंद भारती केस से तो कम ही थे सारे के सारे, लेकिन अयोध्या वर्डिक्ट, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट, जिसके तहत फिर अयोध्या मंदिर बना और बाबरी मस्जिद वाली जो भूमि थी वो मुस्लिम लोगों को बांटी गई। इसके बीच में जो ये डिवीज़न हुई, मतलब इसके ऊपर जो जजमेंट आई, समझ गए इसका मतलब? ये देखो मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के केस में इट इज़ फिक्स 5 जजेस की बेंच बैठेगी ही बैठेगी। बाकी कोई भी केस हो वहाँ पर एक जज बैठे या फिर डिवीजन बेंचेस जितनी मर्जी की बने, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। संविधान ने सिर्फ एक बंदिश लगाई हुई है कि जब प्रेसिडेंट आपको आर्टिकल 143 के तहत कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस या कोई रेफरेंस दे, तब आपको 5 जजेस की बेंचेस बिठाना अनिवार्य है। बाकी किसी भी केस के अंदर आप एक जज से भी काम चला लो या 35 के 35 बैठा लो, हमें लेना देना नहीं है। ये है कह रहा है ये लाइन। हाँ, अगर कोई भी जजमेंट, अगर आपने बेंच बना दी, अब देखो एक सिंगल जज है, या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, यहाँ पर तो डिसेंटिंग कोई बात ही नहीं उठती है इस केस के अंदर, ये तो मुद्दा ही नहीं। हमेशा
हाँ या ना की बात उठेगी डिवीजन बेंचेस के अंदर, राइट। कोई भी केस लेते हैं, केस कुछ ऐसा लेते हैं कि 50% सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं पार्लियामेंट के अंदर फॉर विमेन एमपीज। 50% मर्द होंगे एमपी, 50% औरतें होंगी एमपी, ठीक है। विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, एक्ट बन गया। मुद्दा आया, किसने कंप्लेंट करी, जो भी करी, लिटिगेशन फाइल करी, कुछ भी है, मतलब बवाल हो गया। अब ये जो है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक डिवीजन बेंच बनाई जा रही है। बताओ कितने जजेस की बनाना चाहोगे? 7 की बनाई आपने। अब यहाँ पर इसमें एक भी फीमेल नहीं है, ठीक है। एक तो मैं ये कंडीशन अपनी साइड से डाल दे रहा हूँ, कोई फीमेल नहीं है। अब बता दो ज़रा, येस वाले आप कितने जजेस रखना चाहते हो और नो वाले कितने जजेस रखना चाहते हो, बोलो। फाइव इज टू 7 जजेस हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो लहर है वो किसके फेवर में है? यस के फेवर में। तो क्या ये जजमेंट लागू होगी, वैलिड होगी? क्या हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे बिल्कुल जो उसने डिलीवर करी है जजमेंट वो बिल्कुल फेयर है, जजेस जो थे वो एग्री करते थे, है ना। सिचुएशन को एक बार के लिए रिवर्स करते हैं, क्या यस वाले सिर्फ 2 हैं और जो डिसेंडिंग वाले वो 5 हैं। अब अगर हम ये बोले कि इस चीज़ को लागू कर दो, या सुप्रीम कोर्ट ने भले ही 2 जजेस ने ऐसा बोला है और ये जजमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दो, ये जजमेंट बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस डिवीजन बेंच के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने अपना डिसेंडिंग ओपिनियन दिया है। डिसेंडिंग ओपिनियन का मतलब हम लोग नंबर ऑफ जजेस के कंटेक्स्ट में नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ हो। यहाँ पर बात जजेस की नहीं है, हम लोग पूरा का पूरा एक ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म यूज़ करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कम परसेंटेज के साथ इसके फेवर में था। ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था ये पर्टिकुलर चीज़ इम्प्लीमेंट हो, ठीक है, क्लियर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।